अध्याय 21। रुकना। जिस क्षण बैंगनी थंडर ड्रैगन ने मारा, लिन मुंबई में शून्य में हताशा में चिल्लाया। एक पर्यवेक्षक के रूप में वह जानता था कि सब कुछ गलतफहमी थी। फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस सपने में वह अपने सभी धर्मी कीवी को केवल जियांग चेन की खेती को अपन करने के लिए समाप्त कर देगा। इस क्षण में वह छवि में लिन मुंबई का गला घोंटना चाहता था। रात के बाद वह उम्मीद कर रहा था कि जियांग चेन एक नए पत्ते को बदल देगा और 9वें पीक के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के नाम पर रहेगा। भले ही यह सिर्फ एक सपना था, यह अभी भी एक सपना सच होने वाला था। लेकिन कौन जानता था कि खुद का ये सपना संस्करण ऐसा पागल होगा जो पूरी तरह से जियांग चेन के स्पष्टीकरण की अवहेलना करता है। यदि जियांग चेन की खेती वास्तव में नष्ट हो गई थी तो वह कभी खुद को कैसे माफ कर सकता था। आखिरकार सब कुछ इतना वास्तविक लगा। वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन वह शक्तिहीन था। वह अपने शरीर का उपयोग थंडर ड्रैगन से जियांग चेन को ढालने के लिए करना चाहता था, जो दिव्य प्रतिशोध की तरह लग रहा था। लेकिन थंडर ड्रैगन बस अपने शरीर से गुजरा और जियांग चेन को सीधे माथे पर मारा। बूम! एक सुस्त ध्वनि अगले सेकंड में गूंजती थी। थंडर के प्रभाव के कारण पृथ्वी को उखड़ गया, प्राचीन पेड़ों को अनायास दहन किया गया और हवा जलने की एक मोटी खुशबू से भर गई। ये सब देखकर शून्य में लिन मुंबई पहले से ही एक भूत के रूप में पीला था। वह कैसे स्वीकार कर सकता है कि उसके सपनों का सबसे बड़ा भाई अपने हाथों से नष्ट हो गया था। मुंबई, शांत हो जाओ, एक परिचित आवाज लग रही थी। धूल जम गई। जियांग चेन को एक प्राचीन गोल्डन बेल द्वारा कवर किया गया था। इसकी सतह स्पष्ट और प्राचीन पात्रों के साथ कवर की गई थी। घंटी का बजना देवताओं की कानाफूसी की तरह था, जिससे एक के घुटने कमजोर हो जाते हैं, घुटने टेकने और पूजा करना चाहते थे। अचानक प्राचीन घंटी गायब हो गई। जियांग चेन थोड़ा पीला दिखता था, उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा कम हो गई थी, लेकिन उसकी खेती अभी भी बरकरार थी। फ्यू! इसने शून्य में लिन मुंबई को राहत की सांस ली। जिस तरह वह छवि में खुद के संस्करण पर शाप देने वाला था, उसी तरह उसे अचंभित कर दिया गया। उसने देखा कि उसका सपना स्वयं अब एक प्रसार निभाई हुई स्थिति में जमीन पर लेटा हुआ था, सो रहा था और खर्राटे ले रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मैं इस सपने से उठने के बाद मैं निश्चित रूप से शराब छोड़ रहा हूँ, उसने फैसला किया। छवि में जियांग चेन भी असहाय थे। एक संक्षिप्त आराम के बाद वह उठे, अपने बेहोश दूसरे जूनियर भाई को उठाया और धीरे धीरे वापस संप्रदाय की ओर जाना शुरू कर दिया। लेकिन केवल कुछ कदमों के बाद जियांग चेन को कुछ समझ में आया और अचानक अपने दाहिने हाथ की हथेली को देखा। जेड स्पिरिट पिल नष्ट हो गया है क्या? ये सुनकर शून्य में लिन मुंबई के दिमाग में एक गड़गड़ाहट का झटका फट गया। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था और अपनी तात्कालिकता में जियांग चेन केवल खुद को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। इसलिए वॉज इट ही हु डिस्ट्रॉयड किंगिंग जूनियर सिस्टर्स जेड स्पिरिट ग्रास? जियांग चेन, किंगिंग ने आप पर बहुत भरोसा किया, आप ये कैसे कर सकते हैं? किंगिंग दयालु और कोमल है। जब दूसरों ने आपको संदेह किया और आपकी आलोचना की तो उसने हमेशा आपका बचाव किया। कई बार आपके द्वारा धोखा दिए जाने के बाद भी वह अभी भी मानती थी कि आप मोचन से परे नहीं थे। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस बार आपने वास्तव में उसका दिल तोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं कि अंतिम क्षण में भी अपनी खेती के दौरान पागल होने की कगार पर वह अभी भी आप पर विश्वास रखने के लिए खुद को बड़बड़ाया कि आप उसे कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन क्या परिणाम था? बदले में वह सब मिला। यह आपका ये चला गया है। आप ये कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कर सकते हैं? 9वें शिखर के ग्रैंड हॉल के अंदर जियो होंगी ने किंगिंग का आयोजन किया, जो असंगत रूप से रो रहा था और अविश्वास में दहाड़ रहा था। सबसे पहले उसके शब्द गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन जैसा कि वह बोलती थी उसका स्वर धीरे धीरे कम हो गया और उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू बहाए गए। मास्टर, मैं जियांग चेन सफेद कपड़े पहने बोलने में संकोच किया। आपके बारे में क्या? Sensing that her eldest disciple seemed to have unspeakable difficulties, Xiao Hongyi softened her tone. Master trusts you just the same. If there is a reason for this matter, just speak up. मास्टर एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मनमाना निर्णय लेता है और अच्छी तरह से जांच करेगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जो कुछ ने उसे जवाब दिया वह जियांग चेन की चुप्पी थी। The scene unfolding before his eyes left Lin Mubai in the void weeping silently. कल रात अचानक घटना के कारण जियांग चेन ने सहज रूप से खुद को संरक्षित किया, लेकिन उसके हाथ में जेड स्पिरिट पिल थंडर की शक्ति से प्रभावित हुआ और राख में बदल गया। इसके लिए शून्य में लिन मुंबई लंबे समय से खुद को दोषी ठहरा रहा था। उसने सोचा था कि जियांग चेन सच बताएगा जब जियो होंगी ने आज उससे पूछताछ की। लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था? शायद ये जानकर कि बोलने से सजा मिलेगी या खुद को आत्मब्लेम में गिरने की इच्छा नहीं होगी और इस तरह उनके मन की स्थिति को प्रभावित करें, या शायद ये जानना कि बोलना व्यर्थ होगा। अंत में कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियो होंगी कितनी नाराज था या कितना किंगिंग रोया था, जियांग चेन ने एक भी शब्द नहीं बताया। लिन मुंबई का शरीर विशाल धर्मी कीवी से बाहर चला गया है
और कल रात जैन संप्रदाय के पास लगातार आंधी थी। वास्तव में क्या हुआ? जियो होंगी ने फिर से पूछा। उसके पिछले शब्दों की तुलना में उसका स्वर स्पष्ट रूप से अधिक गंभीर हो गया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियांग चेन चुप रहा। क्या आप नहीं बोलते? जियो होंगी उग्र थे। अब आप भी बहाने नहीं बना रहे हैं। क्या आप मुझे धोखा देने का कारण भी नहीं बना सकते? उद्धरण चिन्ह ... शिष्य बोलने की इच्छा नहीं करता है। अंत में जियांग चेन ने एक सजा सुनाई। इस वाक्य ने जियो होंगी के सभी धैर्य को समाप्त कर दिया। धीरे से किंगिंग को आराम देते हुए उसकी आभा बढ़ती रही। जियांग चेन पर इतना दबाव डाला कि वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये देखते हुए कि वह कार्रवाई करने वाली थी, शून्य में लिन मुंबई चिंतित हो गया और तुरंत निवेदन करने के लिए नीचे गिर गया। यह ऐसा नहीं है मास्टर, यह ऐसा नहीं है। यह मेरी सारी गलती है। मैं वह था जो निष्कर्ष पर कूद गया था। मैं वह था जिसने सबसे बड़े भाई पर हमला किया था, और मैं वह था जिसने जेड स्पिरिट पिल को नष्ट कर दिया था। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने केवल मेरी रक्षा के लिए ऐसा किया था, और जूनियर सिस्टर किंगिंग को मेरे प्रति आक्रोश को कम करने से रोकने के लिए। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई वास्तव में अच्छा है। वह अब सबसे बड़े वरिष्ठ भाई नहीं हैं जिन्होंने जूनियर भाइयों और बहनों को धमकाने में आनंद लिया, लेकिन एक धर्मी और सबसे बड़े वरिष्ठ भाई का सम्मान किया। मास्टर, अगर आपको किसी को दंडित करना चाहिए तो मुझे दंडित करें। निस्संदेह किसी ने उसके शब्दों को नहीं सुना। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति संघर्ष कर रही थी। जियो होंगी ने अभी भी ठंड से कहा था, जियांग चेन, अगर मैं आपको गंभीर रूप से दंडित नहीं करता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? एक मास्टर के रूप में किंगिंग को सुनने के लिए चेहरा मुझे मास्टर कहते हैं नाज, मैं आपको आपकी खेती के लिए छीन लूंगा। उद्धरण चिन्ह। नहीं। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, अपनी बाहों में किंगिंग ने उसे रोते हुए रोक दिया। मास्टर, कृपया सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को छोड़ दें। ये देखकर कि जियो होंगी ने जवाब नहीं दिया, किंगिंग ने जारी रखा, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई मास्टर का पहला शिष्य है, एकमात्र जेड आत्मा घास के लिए। यह मास्टर के लिए एक शिष्य को खोने के लिए लायक नहीं है। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के बिना 9वीं चोटी वास्तव में इसके लायक नहीं है। मैं सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को माफ करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। बार बार पुष्टि करने के बाद कि यह वास्तव में उसका विचार था, जियो होंगी के पास अपनी आंखें बंद करने और आहें भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग चेन ने अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस की और अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। धन्यवाद जूनियर बहन, मैं निश्चित रूप से संशोधन करने के लिए एक ही कैलिबर की स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। किंगिंग से जो प्रतिक्रिया आई थी वह एक उदासीन चेहरा थी। उसने वास्तव में जियांग चेन को माफ कर दिया था, लेकिन वह भी बेहद निराश थी। इसके तुरंत बाद जियो होंगी और किंगिंग ने अपनी निराशा से अभिभूत हो गए। जियांग चेन महान हॉल में अकेले खड़े थे। उनकी निर्जन अभिव्यक्ति लिन मुंबई के दिल को भड़का रही थी, जो शून्य से देख रहा था। अगर यह सब वास्तविक है तो यह निश्चित रूप से मेरा सबसे बुरा सपना है। यदि यह सब गलत है तो मैं बस इस सपने से जल्द जागना चाहता हूँ। वह खुद को बड़बड़ाया। जल्द ही वह एक युवक की तुलना में बात नहीं करता था, फिर भी शराब का पुनर्मूल्यांकन करता है, जोर से फट जाता है, जोर से कोसता है। जियांग चेन, आपने वास्तव में जूनियर सिस्टर किंगिंग की जेड स्पिरिट ग्रास चोरी की थी। मुझे पता था कि आप मोचन से परे थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने कम रुकेंगे। उद्धरण चिन्ह। यह मत सोचो कि मैं सिर्फ इसलिए आपका आभारी रहूंगा क्योंकि आपने हमारे गुरु को कल की घटना की रिपोर्ट नहीं की थी। मैं आपको बता दूं, अगर अगली बार मैं भी ऐसा ही करूंगा। आप 9वें पीक के सबसे बड़े वरिष्ठ भाई होने के योग्य नहीं हैं। ये सुनकर शून्य में लिन मुंबई अचानक ऊपर देखा और छवि में अपना चेहरा देखा। उनकी आंखें आत्मविद्रोह और अपराधबोध के साथ खून बहती है। भावनाएं उनके चरम पर पहुंच गईं और उन्होंने अपनी छवि की ओर एक पागल की तरह आरोप लगाया। मैं तुम्हें मार दूंगा। आप जानवर हैं। आप मोचन से परे हैं। यह आप थे जिन्होंने जूनियर सिस्टर किंगिंग की जेड स्पिरिट ग्रास को नष्ट कर दिया था। यह आप थे जिन्होंने हमारे गुरु को दुखी और सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को पीड़ित किया। उद्धरण चिन्ह। लिन मुंबई, तुम कमीने, तुम सिर्फ मरो क्यों नहीं? आपने किस तरह की ऋषि की किताबें पढ़ी हैं? आपने किस तरह के महान धर्मी की खेती की है? आप अभी भी इस तरह की बकवास करने के लिए चेहरा कैसे रख सकते हैं? पंच के बाद पंच। हालांकि सभी चूक गए और अपनी अपनी छवि पर कोई प्रभाव नहीं होने के बावजूद लिन मुंबई ने रुकने से इनकार कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक विक्षिप्त हो गई। ऐसा लग रहा था कि केवल ऐसा करने से वह अपने दिल में अपराध को थोड़ा कम कर सकता है। अध्याय 22। लिन मुंबई ने महसूस किया कि यह एक बुरा सपना होना चाहिए, फिर भी दुष्स्वप्न समाप्त नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने खुद को गहराई से फंसा पाया, खुद को निकालने में असमर्थ। उन्होंने अब इसे एक सपने के रूप में नहीं बल्कि जियांग चेन और अपने जीवन के रूप में माना। क्योंकि सब कुछ बहुत वास्तविक था, उसे पागल करने के लिए पर्याप्त वास्तविक था। बाद में जूनियर बहन किंगिंग बदल गई। जो लड़की मुस्कुराती थी वह अब अक्सर एक ठंडी अभिव्यक्ति पहनी थी। वह अब जियांग चेन, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई,
को बुलाना नहीं चाहती थी, और अगर वे मिलने के लिए हुआ तो वह जियांग चेन के साथ ऐसा व्यवहार करेगी जैसे कि वह हवा थी। जियांग चेन कोशिश करता रहा। अंत में उसे स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना खोजने में एक लंबा समय लगा, जो ज़ैट स्पिरिट ग्रास से मेल खाता हो सकता है। लेकिन जब उसने इसे किंगिंग की पेशकश की तो उसने न केवल इसे पूरी तरह से मना कर दिया, बल्कि उसे युद्ध के साथ भी देखा। अपने धर्मी क्यूई की थकावट के कारण वह छवि में संक्षेप में जाग गया, लेकिन फिर भी एक कोमा में गिर गया, जिसने लिन मुबाई को शून्य में बहुत खुश कर दिया। उनका मानना था कि उनके बिना जियांग चेन को अब गलत समझा नहीं जाएगा। उसके बिना सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को खुश होने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन परिणाम जियांग चेन के दुष्कर्म जारी रहे, चाहे वह सहयोग से हो या गलतफहमी। वह हमेशा सबसे खराब समय पर सबसे खराब जगह पर लग रहा था, जिससे सबसे खराब धारणाएं हो गईं। जियांग चेन समझाना चाहता था, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि सभी ने सोचा था कि 1 या 2 बार सहयोग हो सकता है। लेकिन अगर सब कुछ जियांग चेन से संबंधित था तो यह सहयोग नहीं था, ये तथ्य था। केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में लिन मुंबई को पता था कि यह सब वास्तव में सहयोग से भयावह था। आकाश को देखते हुए वह कुछ नाराजगी के साथ भाग्य को देखना शुरू कर दिया। लंबे समय के बाद जियांग लियान्यू को संप्रदाय में स्वीकार किया गया था। जियो हुंगी ने शायद ही कभी मुस्कुराते हुए दिखाया, और पूरी 9वीं चोटी पिछले उदासी को दूर करने के लिए लग रही थी। हालांकि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चली। जब जियांग लियान्यू को ठंडे जहर से पीड़ित किया गया था और जियांग चेन ने आग की अशुद्धता की गोली के साथ भाग लिया, जो उसे परिष्कृत करने के लिए 100 दिन लगा, तो छवि में लिन मुबाई ने उसका अनुसरण नहीं किया, लेकिन वह निश्चित था कि समस्याएं होंगी, और वास्तव में वहां थे। जियांग चेन ने झांकने का आरोप लगाया, और लक्ष्य संप्रदाय की कौतुक था। जेएन संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर उग्र थे और प्रवर्तन का हॉल कार्य करने के लिए तैयार था, लेकिन ये सब जियो हुंगी द्वारा अवरुद्ध किया गया था। हालांकि उसने जियांग चेन के मुख्य गठन को नष्ट कर दिया, लेकिन वह रात के गहरे में रोई। मास्टर, पूरे संप्रदाय में आप सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के पक्ष में केवल एक ही हैं। आपको स्थिर रहना चाहिए। यदि आप सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को घृणा करते हैं तो यह उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। लिन मुबाई ने चुपचाप शून्य में प्रार्थना की, लेकिन ये दलील स्पष्ट रूप से व्यर्थ थी। एक दिन लिन फैंग नाम का एक व्यक्ति संप्रदाय में शामिल हो गया। छवि में बस एक नज़र और लिन मुबाई ने उसके लिए एक अकथनीय शौक महसूस किया। सतह पर लिन फैंग भावुक, निर्णायक और निर्धारित लग रहा था, लेकिन एक पर्यवेक्षक के रूप में लिन मुबाई ने लिन फैंग का एक और पक्ष देखा, चालाक, कुलीन, निर्मम और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेईमान। जियांग चेन ने जूनियर बहनों को लिन फैंग के बहुत करीब होने से रोकने की कोशिश की और जियो हुंगी को लिन फैंग के असली रंगों को देखने के लिए चाहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिन फैंग ने क्या किया। यह आकाश के पक्षधर लग रहा था, दुर्भाग्य को भाग्य में बदल दिया, और जियांग चेन को हमेशा सभी की नज़र में खलनायक के रूप में देखा जाता था। समय के साथ लिन मुबाई ने महसूस किया कि जियांग चेन के प्रति जियो हुंगी की टकटकी बदल गई थी। ती अब निराशा से नहीं बल्कि ठंड के मोहभंग से भरा था। सौभाग्य से चीजें पूरी तरह से सबसे खराब दिशा में विकसित नहीं हुई। जागृति के बाद शायद जियांग चेन में बदलावों को देखकर लिन मुबाई ने छवि में धीरे धीरे अपने रवैये को नरम कर दिया और सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। हालांकि पूरी तरह से भरोसा नहीं है, शत्रुता अब नहीं थी। यह मानते हुए कि जियांग चेन हजारों पुस्तकों को पढ़ने के बारे में सही था, हजारों ली की यात्रा के रूप में अच्छा नहीं है। छवि में लिन मुबाई ने अपने गुरु की अनुमति प्राप्त करने के बाद दुनिया की यात्रा करने के लिए संप्रदाय को छोड़ दिया। एक दिन उन्होंने राक्षसी संप्रदाय के एक शिष्य का सामना किया और निर्दोष रूप से मासूम का वध कर दिया और तुरंत उसे रोकने के लिए बात की। अंततः अपने धर्मी क्यूई के बमुश्किल खेती के निशान का उपयोग करने का सहारा लिया, ताकि अनिच्छा से राक्षसी शिष्य को मार डाला जा सके। धर्मी और राक्षसी पद स्वाभाविक रूप से बाधाओं पर थे और उनके लिए एक दूसरे से लड़ना आम था, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसने जिस राक्षसी शिष्य को मारा वह भूत नियंत्रण संप्रदाय का एक नया पदोन्नत सच्चा शिष्य बन गया। नाराज संप्रदाय ने लोगों को लगातार उसका पीछा करने के लिए भेजा। यह एक जनजात दाव हड्डी होने का नकारात्मक पक्ष है। एक की किस्मत बहुत खराब है। जीवन संप्रदाय इस मुद्दे को हल कर सकता था, लेकिन छवि में लिन मुबाई ने इसे अपने परीक्षण के रूप में देखा और अकेले इसका सामना करना चाहते थे। लेकिन वह इसका सामना करने के लिए क्या उपयोग कर सकता है? उनके धर्मी क्यूई को समाप्त कर दिया गया था और उनकी लड़ाकू क्षमताएं एक ही स्तर के साधारण काश्तकारियों के लिए भी हीन थीं। सौभाग्य से जियांग चेन महत्वपूर्ण क्षण में दिखाई दिए। एक ही तलवार पकड़े हुए जियांग चेन ने उसे 100 दिनों तक संरक्षित किया। भूत को नियंत्रित करने वाले संप्रदाय के सच्चे शिष्य एक के बाद एक को मारने के प्रयासों में एक के बाद एक गिर गए, और यहाँ तक कि जब पुरानी पीढ़ी ने बेशर्मी से हस्तक्षेप किया तो जियांग चेन उसे भागने में मदद करने में कामयाब रहे। और वह सब नहीं था। इस समय के दौरान वह घायल हो गया था
और जयांग चेन ने भी अपने मूल गठन को फिर से बनाने में मदद करने के लिए अपने स्वयं के कोर का बलिदान किया, लगभग खुद को एक भविष्य की निंदा करते हुए जहां वह अब आगे नहीं बढ़ सकता था। ऐसे कार्यों से कौन स्थानांतरित नहीं होगा। छवि में खुद को और जयांग चेन को देखकर चटिंग और आसानी से हंसते हुए लिन मुंबई इतना खुश था कि वह रोया। ये वो दृश्य था जो वह अपने सपनों के लिए तरस रहा था। केवल ये दृश्य उसके दिल में अपराध और पश्चाताप को थोड़ा कम कर सकता है। लिन मुंबई ने सोचा कि उसने सुरंग के अंत में प्रकाश देखा है। थोड़ा वह जानता था कि असली दुष्स्वप्न अभी शुरुआत कर रहा था और यह एक बातचीत से अनावरण किया गया था। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, मुझे लगता है कि मैं उसके लिए गिर गया हूँ। कौन? भूत को नियंत्रित करने वाले संप्रदाय का सच्चा शिष्य, जो पिछले कुछ दिनों में मेरे बाद रहा है। क्या यह एक राक्षसी करामाती है? आपका मूल गठन लगभग उसकी वजह से ढह गया। मुझे पता है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। हालांकि मुझे पता है कि वह मुझे मारना चाहती है, मैं उसे फिर से देखने में मदद नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह मोबाइल, उससे दूर रहो। ये सही या गलत के बारे में नहीं है। मुझे सिर्फ यह महसूस होता है कि एन्चेंट्रेस के उल्टे मकसद हैं। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, ये पूर्वाग्रह है। यदि आप एक नए पत्ते को चालू कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं मान सकते कि वह भी कर सकती है। उद्धरण चिन्ह शून्य में लिन मुंबई को पता था कि यह नहीं था, क्योंकि राक्षसी मंत्रमुग्धता इतनी लुभावनी थी कि वह उसके साथ संक्रमित हो गया था। यह था कि जब से वह अपने दिल में प्रवेश कर चुकी थी, वह अब किसी अन्य महिला की सराहना नहीं कर सकती थी। राक्षसी महिला को कुछ और बार देखने के लिए छवि में लिन मुंबई ने जानबूझकर विदेश यात्रा के लिए अपना समय बढ़ाया। जयांग चेन इस बारे में अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन केवल चुपचाप उनके साथ जा सकते थे। उसे प्यार से परेशान देखकर जयांग चेन उसे नश्वर दुनिया में भटकने के लिए ले गया। 1000 दिनों के लिए शराब और गीत में लिप्त हो गया। फिर भी वह अपने दिमाग में सुंदर आकृति को नहीं भूल सकता था। अंत में वह इसे अब और नहीं ले जा सका और तेज और निर्णायक कार्रवाई करने का फैसला किया। जब भूत को नियंत्रित करने वाली संप्रदाय महिला एक दिन फिर से दिखाई दी, तो उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस जुटाया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया थी, आपकी तुलना में मुझे आपके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को अधिक आकर्षक लगता है। लिन मुंबई समझ गया, जिस महिला को उसने देखा था उसके पास वास्तव में उसके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के लिए आंखें थीं। कोई गुस्सा नहीं था, कोई नाराजगी नहीं थी और कोई अनिच्छा नहीं थी। वह बस मुस्कुराया और अपने ईमानदार आशीर्वाद को छोड़ दिया। एक सज्जन के रूप में वह स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या को नफरत करने के लिए नहीं जाने देगा। इसके अलावा दिल के मामलों को मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि उसे वह नहीं मिला जो उसने मांगा था, उसका दिल अब आराम से था। वह और जयांग चेन एक साथ अपने संप्रदाय में लौट आए और उनका रिश्ता उनकी दैनिक बातचीत के माध्यम से बहुत करीब हो गया था। स्पष्ट रूप से भूत को नियंत्रित करने वाली महिला ने वरिष्ठ भाई और उसके बीच कड़ी मेहनत से अर्जित संबंध को प्रभावित नहीं किया था। यद्यपि उसके मन में उसकी सिलहूट, लिन मुंबई ने उसे जीवन में केवल एक राहगीर माना। लेकिन भाग्य, ऐसा लग रहा था, अन्य विचार थे। दूसरा वरिष्ठ भाई, किसी भी जल्द ही आपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की तुलना में यात्रा करने के लिए संप्रदाय नहीं छोड़ा था। संप्रदाय में हर कोई जानता है कि सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई किस तरह का व्यक्ति है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वह संभवतः आपकी जन्मजात दाव बोन को जब्त करना चाहता है। उद्धरण चिन्ह एक दिन लिन फैंग ने अचानक कहा। अध्याय 23। छवि में लिन मुंबई ने शून्य में लिन मुंबई को निराश नहीं किया। लिन फैंग के शब्दों को सुनने के बाद उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने लिन फैंग को भी बेरत किया, उन पर संकीर्ण दिमाग और बुवाई की कलह होने का आरोप लगाया। अंत में लिन फैंग गुस्से में छोड़ दिया। अगले दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण थे। 1000 दिनों के लिए नश्वर दुनिया के माध्यम से यात्रा करने के बाद लिन मुंबई की मन की स्थिति में काफी बदलाव आया था। वह अभी भी पढ़ना पसंद करता था, लेकिन जब भी वह पुरुषों और महिलाओं के बीच के प्यार के बारे में पढ़ता था तो वह उदासी में आ भरता था। इस समय के दौरान जयांग चेन ने कई बुरे काम किए, लेकिन पहले के विपरीत एक अन्य व्यक्ति जयांग चेन के पक्ष में मास्टर, उनके दूसरे जूनियर भाई से अलग खड़ा था। लिन मुंबई के तर्कपूर्ण तर्कों के लिए धन्यवाद। कई गलतफहमी को स्पष्ट किया गया था। कुछ समय के लिए लिन फैंग, जयांग लियान्यू, किंगिंग और अन्य जूनियर बहनों और भाइयों के बावजूद जयांग चेन को अभी भी जिक्र करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं था कि जयांग चेन की प्रतिष्ठा धीरे धीरे सुधार कर रही थी और मुस्कुराहट अपने गुरु जियोहोंगी के चेहरे पर अधिक बार दिखाई दी। सब कुछ सर्वोत्तम संभव दिशा में आगे बढ़ रहा था। एक दिन तक मुंबई में एक पत्र मिला और प्रेषक उस दानव संप्रदाय शिष्य के अलावा कोई नहीं था जिसके लिए वह लालसा रखता था। पत्र की सामग्री संक्षिप्त थी, केवल ये उल्लेख करते हुए कि चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला था और उसे एक धन्य भूमि पर 100 ली दूर से मिलने के लिए जायन संप्रदाय को छोड़ने के लिए कहा। बहुत हिचकिचाहट के बाद लिन मुंबई चला गया, लेकिन जैसे ही वह गंतव्य पर पहुंचे वह पीछे से घात लगाकर अचेत हो गया और बेहोश हो गया।
एक टकटकी में उसने महसूस किया कि किसी ने अपनी छाती खोल दी, फिर एक हाथ डाले और एक बहुत क्रूर कार्य के साथ अपनी रिब बोन निकाले, जो उसकी जन्मजात दाव बोन। क्षणों के बाद लिन मुंबई आखिरकार सरासर इच्छाशक्ति के साथ अपनी आंखें खोलने में कामयाब रहे। उसने जो देखा वह एक आदमी था। वह आदमी उसके सामने खड़ा था, कुछ घबराया हुआ था, और उसके दाहिने हाथ में उसने एक अभी भी ड्रिपिंग जन्मजात दाव बोन का आयोजन किया। लिन मुंबई से पहले की सफेद कपड़े कभी इतने चमकते नहीं थे। कुछ ही समय बाद एक गुस्सा दहाड़ गया। जियांग चेन, आप जानवर! शून्य में लिन मुंबई गूंगा था। एक पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने पूरी प्रक्रिया देखी। जिस व्यक्ति ने अपनी जन्मजात दाव बोन को खोदा था वह जियांग चेन नहीं था, लेकिन भूत को नियंत्रित करने वाला भूत था। जियांग चेन बस समय पर आ गया था। न केवल गंभीर रूप से एंचेंट्रस को घायल कर रहा था, बल्कि जन्मजात दाव बोन को भी पुनः प्राप्त कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह अपने शरीर में दाव की हड्डी को फिर से शुरू करने वाला था, लिन मुंबई छवि में जाग गया। संयोग, इतने सारे संयोग कैसे हो सकते हैं? ये सब स्पष्ट रूप से जानबूझकर था, और इंस्टिगेटर कोई और नहीं बल्कि भाग्य के अलावा था, जिसे उच्च और पराक्रमी माना जाता था। ये दृश्य 9वें पीक हॉल में वापस आ गया। जियो होंगी हॉल में ऊंची बैठे 9वें शिखर के शिष्यों के साथ इकट्ठा हुए। जियांग चेन ने हॉल के अंदर घुटने टेक दिए। उसके हाथ अभी भी खून से सना हुआ था। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि उसके भाग्य से इस्तीफा दे दिया गया हो। जियांग चेन, मुझे लगा कि आपने कुछ हद तक सुधार किया है, लेकिन कौन जानता था कि यह सब हमें धोखा देने के लिए, मुंबई का विश्वास हासिल करने के लिए और फिर हड्डी निकालकर हत्या करने के लिए था। उद्धरण चिन्ह। एक बड़े ने फटकार लगाई। बकवास! आपकी किस आंख ने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को हड्डी निकालकर हत्या कर दी? लिन मुंबई ने जोर जोर से खुद को शून्य में बचाया। HMPH, नदियों और पहाड़ों को बदलना आसान है, लेकिन किसी की प्रकृति को बदलना मुश्किल है। 5वीं जूनियर बहन जियांग लियान्यू ने कहा, क्या आप अंधे हैं? अपने मस्तिष्क का उपयोग करें और इसके बारे में सोचें। अगर सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई वास्तव में मेरी दाव हड्डी चुराना चाहता था, तो हम यात्रा करते समय ऐसा क्यों नहीं करते थे? जब मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और मेरा मुख्य गठन बह रहा था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों प्रतीक्षा करें जब तक हम इसे करने के लिए संप्रदाय में वापस नहीं आए, और फिर आप सभी को पकड़ा जाए? उद्धरण चिन्ह। लिन मुंबई ने शापित रूप से शाप दिया। मैंने पहले ही दूसरे वरिष्ठ भाई को चेतावनी दी थी, लेकिन अफसोस, वह नहीं सुनेंगे। लिन फैंग ने ठंड से मजाक उड़ाया। लानत है, यह आप थे, आपने ये किया। भले ही आप इसे अपने हाथों से नहीं करते, ये लानत भाग्य था जो आपका पक्षधर था। आप वही है जो सबसे अधिक मरने के योग्य हैं। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि अन्य शिष्य बाहर कूदना चाहते थे और जियांग चेन पर विषैले शब्दों के साथ आरोप लगाते थे, लिन मुंबई ने अपना कारण खो दिया था और बेईमानी की भाषा को उगलते रहे। आप सभी शांत रहो। जियो होंगी की ठंडी आवाज अचानक 9वें शिखर से सभी को चौंका रही थी। मालिक! लिन मुंबई ने नीचे गिरा दिया। हालांकि वह जानता था कि जियो होंगी उसे नहीं सुन सकता था, फिर भी वह रोया। मास्टर, यह ऐसा नहीं है। आप हमेशा सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के लिए आंशिक रहे हैं, कृपया अब उस पर हार न माने। वह उद्धरण चिन्ह। जियांग चेन, आपने अपने साथी शिष्यों के खिलाफ एक जघन्य अपराध किया है। यह एक अक्षम्य पाप है। अब से आप अब जीवन संप्रदाय के 9वें शिखर के सच्चे शिष्य नहीं होंगे, नहीं आप मेरे शिष्य होंगे। जियो होंगी, आज मैं आपकी खेती से आपको छीन लूंगा। अगर जियांग परिवार को कोई शिकायत है तो उन्हें मेरे पास आने दें। उद्धरण चिन्ह। जियो होंगी ने ठंड से घोषित किया। ये सुनकर बूम! लिन मुंबई को ऐसा लगा जैसे कि एक वज्रम ने उसके दिमाग में विस्फोट किया हो। संप्रदाय से निष्कासित, खेती से छीन लिया, उनके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, वह जो हमेशा दयालु था, जिसने अपने सभी जूनियर भाइयों और बहनों की देखभाल की, फिर भी लगातार गलत समझा गया। उसे इस तरह से क्यों व्यवहार किया जाना चाहिए? कितना अन्याय है! स्वर हुश! हॉल में अचानक तूफान पैदा हो गया। लिन मुंबई ने जियो होंगी के शरीर से एक झुलसाने वाली आभा के रूप में देखा, जो ऊपरी 4 स्थानों से एक कल्टीवेटर की अलग उपस्थिति के साथ मिश्रित था, जैसे हजारों पहाड़ों की तरह। जियांग चेन की छाती में कड़ी मेहनत करते हुए। इस हड़ताल में कोई दया नहीं थी। एक भी शब्द का उच्चारण किए बिना जियांग चेन को हॉल से बाहर विस्फोट कर दिया गया था। 9वें शिखर के शिखर से गिर गया था, और केवल जब उसे संप्रदाय से बाहर फेंक दिया गया था तो वह आखिरकार जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस समय जियांग चेन पूरी तरह से खेती से रहित था और बेहोश हो गया था। संप्रदाय में सामान्य रूप से एकांत स्थान पर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एक क्रिम्सन बागे पहने हुए दिखाई दिए। PH, मध्यम आयु वर्ग के आदमी जमीन पर थूकते हैं। उसका चेहरा शार्डनफ्रॉइडर से भरा है। जियांग परिवार के महान युवा मास्टर, अब एक आवारा कुत्ते की तरह। जियांग चेन, अगर केवल आप जानते थे तो आपने कभी क्यों शुरू किया? वैसे मुझे पता है कि आप इस बार अन्याय कर रहे थे। आखिरकार मैं कल आध्यात्मिक क्षेत्रों में जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने वाले संप्रदाय से बाहर था,
और मैं एक राक्षसी संप्रदाय महिला को लिन मुबाई को बेहोश देखने के लिए हुआ था। उद्धरण चिन्ह, यह उस राक्षसी संप्रदाय की महिला रही होगी जो लिन मुबाई की जनजात दाओबोन को चुराना चाहती थी, और आप बस पहुंचने के लिए हुआ है ना। इसके अलावा आखिरी बार किंगिंग संप्रदाय में लौट आया, यह मैं था जिसने आपको ड्रग किया था, जिससे आप नियंत्रण खो देते हैं और किंगिंग के निवास में बचते हैं केवल लाल हाथ पकड़े जाने के लिए। मुझे दोष मत दो जियांग चेन। जियो हुंगी पक्षपाती है और जियोन संप्रदाय के लोग आपके जियांग परिवार से सावधान हैं। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। आप चरित्र में नीच हैं और नैतिकता में भ्रष्ट हैं। जियोन संप्रदाय की 1000 साल की प्रतिष्ठा को आपकी वजह से एक पल में नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। मैंने जो कुछ किया है वह संप्रदाय के लिए है, जीवन के वास्तविक तरीके की रक्षा करने के लिए। प्रत्येक वाक्य के साथ जो उसके कानों तक पहुंच गया, लिन मुबाई की अभिव्यक्ति अधिक क्रूर हो गई। जानलेवा इरादे, अपराधबोध, आत्म पुनर्विचार, गंभीर भावनाओं ने उसके दिमाग को भर दिया, जिससे उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। दरार, एक कुरकुरा ध्वनि उभरी। लिन मुंबई को पता था कि यह जियांग चेन के शरीर के अंदर के कोर गठन की आवाज थी। उसी समय यह उसके दिल के टूटने की आवाज भी थी। अचानक अपना सिर मुड़ते हुए उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे हटने वाले व्यक्ति को देखा और पागलपन से चिल्लाया, माँ वो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह, अध्याय 24। जियांग चेन को संप्रदाय से निष्कासित करने के बाद 9वें शिखर के शिष्यों ने खुश हो गए। जियो हुंगी ने जियांग चेन में पूरी तरह से आशा खो दी थी, और जिसने भी अपने नाम का उल्लेख किया था वह तुरंत उसे नाराज कर देगा। शून्य में लिन मुबाई ने ये सब ठंडी आंखों से देखा। विकल्प को देखते हुए वह संप्रदाय छोड़ने के बाद जियांग चेन की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित था, लेकिन छवि जियन संप्रदाय के 9वें शिखर पर तय की गई। एक दिन लिन मुबाई ने शून्य में लिन फैंग के मुंह से जियांग परिवार के विनाश के बारे में सीखा। वह एक बार फिर से अपना पैर खोने के बाद जियांग चेन के दिल में निराशा की कल्पना नहीं कर सकता था। लिन मुंबई ने सोचा कि जियांग चेन फिर कभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन भाग्य, ऐसा लग रहा था, अपने सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। 1 दशक से अधिक समय बाद जियांग चेन की खबर 9वें शिखर पर पहुंच गई। हालांकि उनकी खेती बर्बाद हो गई थी, शायद कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ के कारण वह फिर से एक ऊपरी 4 रियल्म्स कल्टीवेटर बन गए थे, और अकेले ही उन्होंने 7 ल्यूमिनरी तलवार मंडप से तलवार के ग्रैंड मास्टर्स के 5 रास्ते के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंततः उनमें से कई को मार डाला। इस तरह के एक गर्व रिकॉर्ड ने उन्हें तलवार सम्राट कद का शीर्षक दिया। तब नाराजगी लिन फैंग ने जियांग चेन को परेशान करने के लिए जूनियर भाइयों और बहनों का एक समूह लिया। अंत में जियांग चेन ने अपने जीवन बाध्य आत्मा तलवार को आत्मविनाश किया और हजारों ली के लिए भाग गए। यह 1 और दशक बाद था जब वह फिर से दिखाई दिया, और उसने सक्रिय रूप से लिन फैंग को मौत के लिए एक द्वंद्व युद्ध के लिए मांगा। परिणाम एक दुखद मौत थी। शून्य में लिन मुंबई समझ में नहीं आया, वह सिर्फ क्यों नहीं छोड़ता। उनके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने अपने जूनियर भाइयों और बहनों को लिन फैंग के बहुत करीब होने से रोकने पर जोर क्यों दिया, और क्यों ठंड उपचार और गलतफहमी के अधीन होने के बावजूद क्या उन्होंने अभी भी डेस्टिनी के इस बेटे का विरोध करने पर जोर दिया था। इस प्रश्न का उत्तर 100 साल बाद तक नहीं दिया गया था। केवल जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिन फैंग को एक धर्मी महिला को मारते हुए देखा और खुद को लिन फैंग के ब्लेड के नीचे मरते हुए देखा, जो कि बदला लेने के लिए उसकी खोज में लिन मुबाई समझ गया। उनके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई सभी को बचाना चाहते थे। पहला जीवन अचानक समाप्त हुआ, फिर दूसरा जीवन उभरा। इस समय लिन मुबाई ने एक विद्वान की लालित्य खो दिया था और पागल हो गया था। अक्सर जोर से आकाश पर सवाल उठाते थे। उनकी भावनाओं में बेतहाशा उतार चढ़ाव आया, एक सेकंड उदासीन, अगला जानलेवा इरादे से भरा हुआ। खासकर जब उन्हें एहसास हुआ कि यह सब केवल एक सपना नहीं था, बल्कि वास्तविकता है जो जियांग चेन ने अनुभव किया था। वह गिर गया। जीवन के बाद जीवन। हालांकि भूखंड थोड़ा बदल गया, फिर भी उन्होंने जेड स्पिरिट ग्रास को नष्ट कर दिया, जिससे जूनियर सिस्टर किंगिंग और जियांग चेन पूरी तरह से संबंधों को गंभीर रूप से गंभीर कर दिया। जीवन के बाद का जीवन विभिन्न संयोगों और गलतफहमी के तहत और कई जूनियर भाइयों और जूनियर बहनों के प्रभाव से जियांग चेन भी धीरे धीरे रसातल की ओर चला गया। अंततः लिन फैंग के हाथों मर गया। जियांग चेन 9वें जीवन के अंत तक। नरक में जाओ तुम लानत हो, एफसी के अपने बेटे के भाग्य। लिन मुंबई जोर से हंसे। उनका भाषण किसी भी विद्वतापूर्ण अनुग्रह से रहित था। जाहिर है वह भी पागल हो गया था। 10वां जीवन। चूंकि स्वर्ग चाहता है कि मैं खलनायक बनूं, इसलिए मुझे इसे क्यों परिभाषित करना चाहिए। जियांग चेन की इस टिप्पणी ने लिन मुबाई की आंखों को हल्का कर दिया। लगातार सिर हिलाकर लिन मुबाई ने खुद को म्यूट कर दिया। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, आप जानते हैं, हम दोनों 10,000 प्रतिभाओं में से एक और मेरी जनजात दाओ हड्डी के साथ, हमें उस लिन फैंग को मारने में सक्षम होना चाहिए अगर हम एक साथ काम करते हैं। नहीं नहीं, उसे मारना पर्याप्त संतोष नहीं है। हमें अधिक निर्मम होने की आवश्यकता है। उसके पूरे परिवार को मार डालो। ओह, ऐसा लगता है कि वह एक अनाथ है।
उसकी खेती को नष्ट करें, उसके शरीर का सत्यानाश करें और उसकी आत्मा को 1000 साल के लिए एक शौचालय में सील करें। ये भी नहीं है वह कमीने डेस्टिनी का बेटा है, वह बच सकता है और परेशानी को पीछे छोड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कैसे के बारे में, जबकि लिन फैंग अभी तक एक संप्रदाय में शामिल नहीं हुए हैं, हम उस पर एक चाल खेलते हैं। क्या लिन फैंग के निचले डोमेन में कुछ करीबी संबंध नहीं है? मैं जाऊंगा और उन सभी का अपहरण करूंगा और उन्हें प्रशिक्षण के लिए वरिष्ठ भाई को आप पर सौंप दूंगा। उद्धरण चिन्ह। एक सेकंड, लिन मुबाई इस बात पर विचार कर रहा था कि जियांग चेन के साथ एक खलनायक कैसे बने और लिन फैंग को मारें। अगला दूसरा, वह वास्तविकता में वापस आ गया था। एक खाली टकटकी के साथ वह लंबे समय तक स्तब्ध रह गया। यह 1 घंटे बाद तक नहीं था कि उसने धीरे धीरे खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। खिड़की के बाहर की रात अभी भी वही थी, लेकिन वह अब उसका पूर्व नहीं था। 1000 साल के लिए अपराध बोध और आत्म सुधार ने पुनर्जन्म के 9 चक्रों को दबा दिया, जिससे वह जियांग चेन के पास पहुंचना चाहते थे और माफी मांगना चाहते थे, भले ही इसका मतलब था कि पीट पीट कर मौत हो गई हो। लेकिन यह विचार क्षणभंगुर था। जियांग लियान्यू की तरह लिन मुबाई का भी मानना था कि कम से कम इस जीवन में जियांग चेन को स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोई नहीं और कुछ भी उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए। चारों ओर देखते हुए हजारों किताबों पर उसकी आंखें गिर गईं। एक बार जीवन के रूप में उसके लिए कीमती एक बार, अब ये किताबें आंख के लिए बेहद चमकदार लग रही थी। टकराना। उन्होंने बुकशेल्फ पर धकेल दिया और स्पिरिट मोमबत्ती पर दस्तक दी। लिन मुंबई धीरे धीरे पुस्तक के बाहर मंडप के बाहर चला गया, आग की लिपटों को किताबों में घुसते हुए देखा और फिर आकाश को रोशन कर दिया। हाँ, अच्छा। लिन मुंबई बेतहाशा हंस पड़ी। मुंबई, क्या आप पागल हो गए हैं? एक चिंतित आवाज लग रही थी। जैसे ही आवाज उसके कानों तक पहुंची, लाल रंग का एक फ्लैश दिखाई दिया और जियो होंगी उसके सामने उसकी अभिव्यक्ति के साथ एक अविश्वास के साथ खड़ा हो गया। मास्टर, यह मुझे नहीं है जो पागल है, आप पागल हैं। ये सभी जूनियर भाई और जूनियर बहनें हैं जो पागल हैं। यह इस दुनिया है। उद्धरण चिन्ह। लिन मुंबई हंसते रहे। जियो होंगी स्तब्ध था। उसे लगा कि उसने इस वाक्य को पहले कहीं सुना है। कठिन सोचने के बाद उसे लगा जैसे बिजली गिर गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जियांग लियान्यू ने बहुत पहले नहीं कहा था जब वह अपने शाही सार को विस्फोट करने का इरादा रखती थी। मुंबई, शांत हो जाओ। एक गहरी सांस लेने के बाद जियो होंगी ने सोच लिया। आवेग के एक क्षण को अपरिवर्तनीय कार्यों को जन्म देने दें। यदि आप साहित्यिक मार्ग के माध्यम से शाही सिंहासन प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं तो आप इन सभी पुस्तकों को कैसे जला सकते हैं? एक अच्छा देखो, ये सभी ऋषियों के काम हैं। उद्धरण चिन्ह। ऋषि का काम करता है? क्या मैं मास्टर से पूछ सकता हूँ किसने सेज के इन कार्यों को लिखा है? और ये लोग अब कहाँ हैं? लिन मुबाई ने सवाल किया। बेशक, वे महान ऋषियों और विद्वानों द्वारा लिखे गए थे, इससे पहले कि वे सम्राट बनने के लिए चढ़े। ऐसे शक्तिशाली प्राणी स्वर्गीय दाव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और स्वाभाविक रूप से 9 आकाश के ऊपर रहते हैं। जियो होंगी ने तुरंत जवाब दिया। इस जवाब ने लिन मुबाई को आश्चर्यचकित नहीं किया। वह मुस्कुराया, उसकी आंखें मनोरंजन के साथ स्लिट्स में संकीर्ण हो गईं और कहा, यदि ऐसा है तो मैंने गलत चीज को जलाया नहीं है। न केवल, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ऋषियों के साथ नरक। ये सुनकर जियो होंगी ने अपने मुंह को दोनों हाथों से ढांक दिया, लगभग सदमे में चिल्लाते हुए। उसी समय आकाश में अचानक गड़गड़ाहट के रूप में एक बूंद ध्वनि थी। जैसा कि गड़गड़ाहट फीकी पड़ती है क्योंकि एक रहस्यमय और चमकदार सफेद धारा लिन मुंबई के शरीर से आगे बढ़ती है और फिर आकाश और पृथ्वी में गायब हो जाती है। यह महान धर्मी क्यों ही था? लिन मुंबई के शब्दों ने प्राचीन ऋषियों को स्पष्ट रूप से नाराज कर दिया था और उन्होंने अपने रोष में साहित्यिक मार्ग के माध्यम से इंपीरियल सिंहासन को प्राप्त करने के अपने मौके को अलग कर दिया था। हाँ, खो जाओ। क्या बकवास धर्मी क्यों ही? इसे अपने पास रखो। मैं एक लानत नहीं देता। लिन मुंबई ने दिल से हंसते रहे। उनकी हंसी और भी अधिक लापरवाह थी। पागल, वह वास्तव में पागल हो गया था। जियो होंगी को गूंगा था। वह हमेशा अपने दूसरे शिष्य लिन मुंबई के बारे में आश्वस्त रही थी। यद्यपि वह अपनी पीने की आदतों के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। 10 साल से अधिक मेहनती अध्ययन के बाद लिन मुंबई का चरित्र लचीला था। उसने बुराई का तिरस्कार किया और उसकी नैतिकता निश्चित रूप से उत्कृष्ट थी। लेकिन अब सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए 9वें शिखर के सज्जन, यहाँ तक कि जैन संप्रदाय के भी बेईमानी की भाषा में बात कर रहे थे। वह न केवल हजारों पुस्तकों को जला रहा था, बल्कि 9 आकाश में खगोलीय ऋषियों को भी कोस रहा था। जैसा कि जियो होंगी अपने होश में वापस आया और उसे डांटने वाला था, उसने देखा कि लिन मुंबई अचानक आकाश में खाली घूर रही थी। उसकी टकटकी इनफोकस हो गई। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उसे एक अवर्णनीय और रहस्यमय राज्य में डुबो दिया। ये हो सकता है एक एपिफेनी। जियो होंगी की खूबसूरत आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वह जानती थी कि लिन मुंबई के पास एक जन्मजात दाव की हड्डी थी और अगर उसे एहसास होता तो वह एक एपिफेनी में गिर जाता। लेकिन समस्या थी,
उसने कभी किसी के बारे में नहीं सुना था कि ऋषियों का अपमान करके एक एपिफेनी है। और ऐसी स्थिति में संभवतः क्या महसूस किया जा सकता है? विचार के समय के बिना जियोहोंगी ने व्यक्तिगत रूप से लिन मुंबई की रक्षा की, किसी को भी उसे परेशान करने से मना किया। समय बीत गया और मुंबई के एपिफेनी में कई घंटों तक चला, जब तक कि सुबह की पहली रोशनी और आकाश उज्ज्वल होने लगा। तब एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा ने मुंबई में एक भंवर का गठन किया। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर के छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करती है और अंततः उसकी बैंगनी हवेली में परिवर्तित हो जाती है, जहां एक और गठन के भीतर तैरते हुए अवशोषित हो गया था। बूम बूम, सफलताओं की आवाज एक के बाद हुई। जियोहोंगी ने देखा, उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे कि लिन मुंबई की आभा चढ़ती रही। प्रारंभिक गठन, मध्य चरण, प्रारंभिक गठन, देर चरण, मानव मूल, प्रारंभिक चरण, मानव मूल, मध्य चरण, मानव मूल, देर से मंच, सांसारिक मूल, प्रारंभिक चरण तक। जियोहोंगी गूंगा था, किसी को 6 मामूली स्थानों और 2 प्रमुख स्थानों के माध्यम से तोड़ते हुए प्रारंभिक गठन से एक बार में सांसारिक मूल तक छलांग लगाते हुए जैन संप्रदाय के मुख्य शिखर से प्रकाश की एक सियान लकीर और एक पल में जियोहोंगी के सामने पहुंची। जूनियर बहन, क्या चल रहा है? क्या ये जन्मजात दाव बोन का एक एपिफेनी है? उद्धरण चिन्ह, संप्रदाय मास्टर वरिष्ठ भाई को जवाब देते हुए, ऐसा लगता है। क्या लिन मुंबई ने मार्शल आर्ट के लिए साहित्यिक मार्ग को छोड़ दिया है? मुझे नहीं पता। क्या वह किसी चीज से प्रेरित था? मुझे नहीं पता। फिर आपको क्या पता है? मुझे केवल ये पता है कि ऐसा लगता है कि एक और शिष्य पागल हो गया है। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अध्याय 25। क्या आपने सुना है? दूसरे वरिष्ठ भाई ने मंडप की किताब जला दी और रात भर सांसारिक मूल तक पहुंचे। FC के असली के लिए ये सच है। पीक मास्टर व्यक्तिगत रूप से दूसरे वरिष्ठ भाई की रखवाली कर रहे थे जब उनके पास अपनी एपिफेनी थी, और वह रात भर सांसारिक मूल में पहुंचे और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से आने के लिए संप्रदाय के मास्टर को चिंतित कर दिया। उद्धरण चिन्ह, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दूसरे वरिष्ठ भाई ने मार्शल आर्ट के लिए साहित्यिक मार्ग पर छोड़ दिया होगा। अपनी जन्मजात दाव हड्डी के साथ वह स्वाभाविक रूप से हमारी तुलना से परे है। उद्धरण चिन्ह, लेकिन मैंने सुना कि दूसरा वरिष्ठ भाई पागल हो गया है। बकवास। दूसरा वरिष्ठ भाई 1 दशक से अधिक समय तक एकांत में अध्ययन करने के बाद पागल नहीं हुआ, और न ही सबसे बड़े वरिष्ठ भाई द्वारा बार बार पीटने के बाद वह पागल हो गया। रात भर सांसारिक मूल तक पहुंचने के बाद वह कैसे पागल हो सकता है? ये बेतुका है। उद्धरण चिन्ह, ये सही है। भले ही ये हमारे 9वें शिखर के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है। वास्तव में दूसरा वरिष्ठ भाई मिलनसार है और बुराई का पता लगाता है। पहले उसकी खेती सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में अधिक नहीं थी, लेकिन वह अभी भी हमारे लिए कई बार खड़ा था। अब जब दूसरा वरिष्ठ भाई सांसारिक मूल क्षेत्र में पहुंच गया है तो सबसे बड़े वरिष्ठ भाई अब अहंकार से काम नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह, हाँ, क्या आपको लगता है कि सबसे बड़े वरिष्ठ भाई को दूसरे वरिष्ठ भाई द्वारा पीटा जाएगा? अगले दिन 9वीं चोटी बेहद जीवन थी, जिसमें शिष्यों की चर्चा हर जगह सुनी गई थी। झांगू 9वें शिखर के महान बड़े के शिष्य के रूप में उनकी स्थिति निश्चित रूप से पूरे 9वें शिखर में सबसे अधिक थी, जो कि जियान चेन जैसे सच्चे शिष्यों से अलग थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह हर दिन डर में रहता था। कारण सरल था, कई शिष्यों में जियान चेन ने उन्हें सबसे ज्यादा नापसंद किया। जब भी वे मिले, बहुत कम से कम उसे काम का एक गुच्छा करने का आदेश दिया जाएगा और सबसे खराब उसे पीटा जाएगा। इससे झांगू रोना चाहता था। क्या यह उसके लिए आसान था? जब वो पहली बार 9वें शिखर में शामिल हुए और ग्रेट एल्डर के शिष्य बन गए तो उन्हें लगा कि उनके अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन अब वह हर दिन चिंतित था कि उसे जियान चेन द्वारा मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। जियान चेन की मेनसिंग उपस्थिति का सामना करते हुए झांगू ने गुस्से में नहीं बोलने की हिम्मत की। लेकिन यह अतीत की बात बन जाएगी, क्योंकि उनके हमेशा दूसरे वरिष्ठ भाई की देखभाल करने वाले एक एपिफेनी थे और रात भर सांसारिक मूल तक पहुंच गए। ये सांसारिक मूल क्षेत्र था, सच्चे शिष्यों के बीच भी एक शीर्ष अस्तित्व। झांगू इस बारे में निश्चित था। अब से वह लिन मुंबई के कोटल से कसकर चिपकेगा और फिर सच हो जाएगा। 9वें शिखर के सच्चे शिष्यों के तहत नंबर 1 व्यक्ति। हम टाइम्स बदलते हैं। जियान चेन, गरीबों को धमकाने मत। झांगू ने अपनी बाहों को पार किया और गर्व से खुद को म्यूट कर दिया। सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई, कोई आपको कोस रहा है। मैंने इसे सुना। उद्धरण चिन्ह, एक तेज आवाज अचानक बाहर निकल गई। झांगू ये सुनने के बाद डर में कूद गया। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और उसने जो देखा वह एक तेज ठोड़ी और बंदर गाल के साथ एक साथी शिष्य था। झांगू ने इस व्यक्ति को याद किया, उनमें से एक ही भी साबित हुआ। ये सोचकर झांगू ने कड़ी मेहनत से निगल लिया और दूरी में देखने के लिए सख्ती से अपना सिर घुमाया। यकीन से ये वह था जियांग चेन, जिसने अपने इत्मीनान से टहलने के दौरान अपने साथी शिष्यों को धमकाने में आनंद लिया। झांगू ने सहज रूप से चलाने के लिए सोचा, लेकिन वह अंततः एक कदम बहुत धीमा था।
ये सुनकर जियांग चेन ने जल्दी से मेनसिंग से कहा, आपने अभी अभी क्या कहा? ओह, झांग हू शब्दों के लिए एक नुकसान में था और थोड़ी देर के लिए संघर्ष करने के बाद वह आखिरकार एक पूर्ण वाक्य का उच्चारण करने में कामयाब रहा। मैंने कहा, सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई बुद्धिमान और शक्तिशाली, खुले विचारों वाला और मामूली है। वास्तव में 9वें शिखर पर हमारे लिए एक उदाहरण है, पुण्य का एक प्रतिमान। क्या उसने क्या कहा है? जियांग चेन ने अपनी लड़की से पूछने के लिए मुड़ा। नहीं, उन्होंने कहा, नदी के पूर्व की ओर 30 साल, नदी के पश्चिम की ओर 30 साल। गरीब होने के लिए युवा को मत देखो। उन्होंने ये भी कहा कि आप, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, दूसरे वरिष्ठ भाई की उंगलियों में से एक के लायक भी नहीं है और वह अंततः आपको हरा देगा और आपकी सही विरासत को ले जाएगा। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, TLN, नदी के पूर्व की ओर 30 साल, नदी के पश्चिम की ओर 30 साल। गरीब होने के लिए युवा को नीचे न देखें, इसका मतलब है कि भाग्य या परिस्थितियां समय के साथ बदल सकती हैं, पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर, इसलिए लोगों को उनकी वर्तमान स्थिति गरीब होने के नाते के आधार पर कम मत समझो। झांग हू का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। बेशर्म, वास्तव में बेशर्म। ईव्सड्रॉपिंग काफी खराब था, लेकिन साथ ही अतिरंजित करने के लिए। हालांकि उसने उन बाद के शब्दों को सोचा था, लेकिन उसने उन्हें कभी नहीं कहा था। उस समय झांग हू ने अपने जीवन का सबसे सही निर्णय लिया। एक गहरी सांस लेने के बाद एक प्लॉप ध्वनि थी। वह नीचे गिरा। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, कृपया मुझे छोड़ दें। मैं बिना सोचे समझे बोल रहा था। मेरा मतलब था कि आपका कोई अपमान नहीं है। झांग हू ने दलीलते हुए आंसू निकाले। उसने सोचा था कि फिर भी वह आज एक धड़कन से बच नहीं पाएगा, लेकिन कौन जानता था, जियांग चेन, जो आमतौर पर भयंकर और पुरुषवादी दिखते थे, आज अप्रत्याशित रूप से मिलनसार थे। झांग हू की मदद करते हुए जियांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने इसे आपके खिलाफ नहीं रखा, लेकिन मुझे आपको नदी के पूर्व की यात्रा करने की आवश्यकता होगी। नदी के पूर्व में झांग हू फिर से भ्रमित था। जीवन संप्रदाय की सौली के भीतर नदी के पूर्व नामक कोई जगह नहीं थी। क्या ये पूर्व में 30 साल और पश्चिम में 30 साल नहीं है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियांग चेन ने एक मुस्कान के साथ पूछा। झांग हू की अभिव्यक्ति बदल गई। कुछ गलत था। चूंकि यह मामला है, इसलिए मुझे बस आपको नदी के पूर्व में मारना होगा। जियांग चेन का स्वर अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक भयंकर प्रकाश का पता चला। मेजबान के कार्य खलनायक के चरित्र सेटिंग के अनुरूप है। इनाम, तीसरी जूनियर बहन के बेली बैन। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरी जूनियर बहन, किंगिंग, ये किस तरह का विचित्र इनाम है? जियांग चेन पूरी तरह से अवाक था। वह लंबे समय से जानता था कि सिस्टम के पुरस्कार सभी वांछनीय नहीं थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इस बेतुके होंगे। और जो ने उसे और भी अधिक अवाक बना दिया वह अभी तक आना बाकी था। ये सुनकर झांग हू इतना डर गया था कि उसके अंग लंगड़े हो गए और उसका शरीर कांप गया। उन्होंने जियांग चेन के पैर को पकड़ लिया, दया के लिए भीख मांगते हुए इसे हिलाकर हिलाया। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, कृपया मुझे छोड़ दें। मेरे पास एक 80 वर्षीय माँ है, और नीचे, इससे पहले कि वह अपनी सजा पूरी कर सके। झटकों से प्रभावित हरे रंग के कपड़े का एक टुकड़ा जियांग चेन की बाहों से फिसल गया और जमीन पर फिसल गया। लाल धागे में कशीदाकारी, किंगिंग नाम विशेष रूप से आंख को पकड़ने वाला था। झांग हू ने जमीन पर कपड़ों की ओर देखा, फिर जियांग चेन को देखा। ओह, वह सोच रहा था, ये सोचकर कि क्या उसे देखने का नाटक नहीं करना चाहिए। जियांग चेन, अवाक, जल्दी से जमीन से बेलीबैन को लेने वाला था। जमीन पर बेलीबैन की दृष्टि को देखते हुए एक सुशोभित आकृति तेजी से दूर से संपर्क करती है। उद्धरण चिन्ह ... सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, क्या ये किंगिंग है? जियांग लियान्यू ने पूछा। F तारांकन CK, कुत्ता प्रणाली। जियांग चेन को शर्मिंदा और अंदर की ओर शाप दिया गया, लेकिन अगले सेकंड उसने सोचा कि कुछ बंद है। रुको, क्यों शर्मिंदा महसूस करें? वह खलनायक सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई है। जब तक वह शर्मिंदा नहीं है, तब तक यह अन्य लोगों को ऐसा महसूस करना चाहिए। अहम, एक हल्की खांसी के साथ जियांग चेन ने लापरवाही से कपड़े को जमीन से उठाया, उसे सूंघा और गैर आघात से उसे वापस अपनी छाती में भर दिया। जियांग लियान्यू, झांग हू और यहाँ तक कि उनके 2 जूनियर भाइयों ने उन्हें अजीब भावों के साथ देखा। उन्होंने एक निंदक मुस्कान पहनी और घोषणा की, 9वें शिखर के सबसे बड़े भाई के रूप में यह मेरे लिए 1 या 2 जूनियर सिस्टर्स बेलीबैंस को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से उचित नहीं है। उचित मेरा पैर। झांग हू ने अपने दिमाग में चुपचाप शिकायत की। जियांग चेन के अनफ्रेंडली टकटकी को देखते हुए उन्होंने जल्दी से एक रुख लिया। उचित, बहुत उचित। ये सुनकर जियांग चेन के बगल में 2 जूनियर भाइयों ने भी हताश होकर सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि यह तर्क बहुत ही सावधानीपूर्वक था और बिना किसी मुद्दे के जांच के लिए खड़ा था। केवल जियांग लियान्यू ने जवाब नहीं दिया, उसकी अभिव्यक्ति में उतार चढ़ाव आया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका पागलपन ठीक हो गया हो? जियांग चेन ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। लेकिन तो क्या हुआ अगर यह ठीक हो गया था?
सबसे बुरी बात यह है कि वह बस जाकर जियो होंगी से शिकायत करेगी। जियांग चेन इस बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थे। खलनायक सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में नौकरी के मास्टर हिस्से को निराश नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगा कि जियो होंगी उसे केवल इसके लिए संप्रदाय से बाहर नहीं निकालेंगे। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, मेरे बारे में क्या? जियांग लियान्यू ने आखिरकार थोड़ी देर बाद पूछा। तुम्हारा क्या? जियांग चेन को अचंभित कर दिया गया। बेशक, यह। उसने जियांग चेन की बाहों से बाहर निकलते हुए बेली बैंड की ओर इशारा किया, अपनी खूबसूरत आंखों को झपकी ली और ईमानदारी से कहा, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई निश्चित रूप से इतना अनुचित नहीं होंगे कि केवल किंगिंग सीनियर सिस्टर के व्यक्तिगत कपड़ों के आसपास ले जाने के लिए, और मेरे पास नहीं है ना? निदानपूर्ण, वह अभी भी पागल है। जियांग चेन को तुरंत अपना जवाब मिला। जियांग लियान्यू को प्रत्याशा के साथ उसे देखकर वह अंदर फटा हुआ था। अंत में अपनी जूनियर बहन को निराश नहीं करने के सिद्धांत का पालन करते हुए उसने उसे दिखाने के लिए अपनी बाहों से एक और हल्का नीला बेली बैंड निकाला। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।